नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। निजी अस्पतालों पर नकेल जरूरी है, पर क्यों जरूरी है यह हम आपको आज दिखाते हैं। रांची में एक अस्पताल है जिसका नाम है पारस अस्पताल। अब पारस अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक शख्स हैं, वो बीमार हुए, वो अस्पताल गए, बदकिस्मती से वो पारस अस्पताल चले गए। अब पारस अस्पताल जब वो गए तो जबरदस्ती उन्हें बताया गया कि भाई आप कोविड पॉजिटिव है, और उनसे 63,000 रुपए वसूल लिए गए। अच्छा, उससे भी गजब बात यह है कि वो एडमिट होने गए 7 तारीख को। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे जो कोरोना का कोविड का रिपोर्ट है वो दीजिए मुझे, तो उन्हें रिपोर्ट दी गई 3 तारीख की। अब आप सोचिए कि जो आदमी 7 तारीख को अस्पताल में भर्ती हो रहा है, उसने 3 तारीख को ही कोरोना का टेस्ट कैसे करवा लिया। तो आप सोच सकते हैं कि अस्पतालों पर नकेल क्यों जरूरी है। इस कोरोना के काल को इन निजी अस्पतालों ने माल कमाने का काल बना लिया है। उन्हें लगता है कि भाई इस समय में भरपूर पैसे कमाए जा सकते हैं, तो कमा लो पैसे। इन्हें लगता है कि इन्हें कोई देख नहीं रहा, इन्हें लगता है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और बस यही कारण है कि ये टकसाल बन बैठे हैं नोट छापने की मशीन। इन्होंने हमें समझ रखा है, आम लोगों को समझ रखा है। आप सोचिए कि एक अस्पताल ने 63,000 रुपए एक मरीज से ऐंठ लिए, सिर्फ ये कह के कि आप कोरोना पॉजिटिव है। वो मरीज बेचारा मरता क्या ना करता, उसने भी 63,000 रुपए दिए, लेकिन बाद में उसका माथा ठनका कि भाई मैं तो एडमिट 7 तारीख को हुआ और मुझे जो कोविड का रिपोर्ट ये थमाई गई है तो 3 तारीख की है, तो ये कैसे संभव है। और फिर जब उसने सवाल किए तो फिर न्यूज़ 11 भारत को इसकी जानकारी मिली, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। श्रीनिवास इनका नाम है, ये पीड़ित वो शख्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको फोन लाइन पर जोड़ें और हम समझें कि किन परेशानियों से वो जूझे हैं। श्रीनिवास जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। श्रीनिवास जी, न्यूज़ 11 भारत में 3.5 करोड़ जनता आपको सुन रही है झारखंड की, और साथ में सरकार प्रशासन सब सुन रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है, किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया गया पारस अस्पताल में, क्या हुआ आपके साथ, सारी बात बताइए सर। सर, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ। मैं अपने छोटे भाई को पारस हॉस्पिटल में 7 तारीख को मैं एडमिट कराया हूँ। ठीक है। 7 तारीख को एडमिट कराने के बाद उन लोग बोला कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल आपका ठीक हो जाएगा आपका भाई को। कोई अगला दिन जब मैं गया हूँ तो उन लोग बोले कि इनको तो कोविड है। तो मैं बोला कि ठीक है मैम, अगर कोविड है तो उसको एडमिट करा दीजिए। तो एडमिट कराने के बाद उन लोग बोले कि मैं उनको अगला दिन पूछा, मैम इनका कोविड का रिपोर्ट तो होगा आपके पास, जरा रिपोर्ट मेरे को दीजिए। तो बोले कि नहीं, अभी रिपोर्ट आया नहीं है, कल आएगा। तो मैं कल जब रिपोर्ट के लिए गया तो बोले कि अभी तो आया नहीं है, अभी आपका भाई का बहुत लेंस में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग उसको ऑक्सीजन में डाल दें। अच्छा। तो ऑक्सीजन में फिर हम बोले ठीक है करिए, आप ऑक्सीजन में लगा दीजिए। तो ऑक्सीजन में लगा, फिर उनको और वो कमजोर हो रहा है, उनको मतलब पानी मिल रहा है ना, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब सर्विस के नाम पे एकदम जीरो है। अच्छा। तो वो बहुत परेशान है। वो मेरे को व्हाट्सअप किया, भैया मेरे को यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। और 4-4 घंटे तक ना कोई नर्स नजर आती है, कोई आती है। ठीक है, वो बहुत परेशान हो रहा था। मेरे को बार बार व्हाट्सएप में, अगला दिन डॉक्टर के पास गया, मैम मेरा भाई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको मैं यहाँ से डिस्चार्ज करना चाहता हूँ। अच्छा। तो बोली कि वो रेमिडिक्स जो इंजेक्शन आया हुआ है, हाँ। तो वो इंजेक्शन जो है, आप एक काम, मेरे को पर्चा लिख के दिया, बोली कि आप कहीं से भी इसको पता करके ये लेके आए। मैं सुबह 10 या 11 बजे, मैं 11 बजे से लेके रात को 1 बजे तक हर पूरा हॉस्पिटल का चक्कर मार लिया, कहीं भी नहीं मिला मुझे। अच्छा। ठीक है, फिर अगला दिन मैं उनसे पूछा, ये तो मिल ही रहा है, कोई कहीं भी नहीं मिल रहा है। फिर मैं इनको यहाँ से ट्रांसफर करना है, क्या करना, बोले नहीं होगा जब तक कोविड रिपोर्ट नहीं आता आपका। तो मैं रिपोर्ट के लिए मैं फिर बहुत परेशान, भाई बहुत टेंशन में हो रहा, बोल रहा कि भैया यहाँ से मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। तो मैं रात भर परेशान हो गया। तो फिर मैं सुबह बहुत हिम्मत करके मैं बोला, मैडम आज तो मुझे
डिस्चार्ज कराना है भाई को। तो मैं उनको बोला कोविड का आपके पास रिपोर्ट तो होगा, रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट जो मुझे मिला है सर, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं उसको एडमिट करा 7 तारीख को जी, और 3 तारीख का सैंपल का वो लोग लिया हुआ है और 4 तारीख का उनका रिपोर्ट आया हुआ है, नेगेटिव है। अच्छा, वो रिपोर्ट भी नेगेटिव है? हाँ नेगेटिव है। अच्छा, तो नेगेटिव और मेरे को बोला यार कोविड में डाल रखा है इनके अच्छा को। श्रीनिवास जी आप हमारे साथ बने रहिए। पारस अस्पताल के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं उनसे बात करता हूं कि हुआ क्या है, एक बार समझने की हम कोशिश करता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए श्रीनिवास जी। पारस अस्पताल के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम नीलेश है जहां तक मुझे जानकारी है। तो सर श्रीनिवास जी ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई आपने उनसे 63,000 रुपए ले लिए, और नितेश जी, और 7 तारीख को उन्होंने अपना जो परिजन है उसे एडमिट किया, आपने रिजल्ट दिया 2 दिन बाद और वो भी रिपोर्ट दिया, तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिया, वो भी 3 तारीख की। सर ऐसा गड़बड़ी कैसे? आप लोग को सबको पता है कि जो एजेंसी है जो टेस्ट करती है उधर से डिले हो रही है। अच्छा, तो जो भी डिले है वो उधर से ही है। हमने तो पहले सैंपल भेज दिया था, रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आई तो उसके हिसाब से वो डिस्चार्ज हुए। अब वो तो मैं समझ गया, ठीक है, चलिए वो हम मान लेते हैं कि आपने उस एजेंसी से। लेकिन संभव है क्या कि जो आदमी 7 तारीख को आपके पास भर्ती हो 3 तारीख को उसका टेस्ट हो चुका हो? क्योंकि आपकी ये रसीद हम स्क्रीन पे आपके तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसमें साफ साफ 3 अप्रैल की डेट लिखी हुई है। नहीं, तो हम टेस्ट हमारे अस्पताल में एडमिशन होने से पहले बोल रहे हैं ये हुआ है। अच्छा, टेस्ट नहीं, ये तो सर ये तो कोई रिपोर्ट, मैं तो टेस्ट करा ही नहीं है। इनका तो ये कहना है कि इन्होंने तो, ये नितेश जी आप इनकी बात सुन लीजिए। श्रीनिवास जी तो कह रहे हैं कि इन्होंने टेस्ट करवाया ही नहीं है। जी श्रीनिवास जी बोलिए। हाँ मैं तो टेस्ट कराया नहीं, मैं तो डायरेक्ट जाके, और भी मेरा साथी 2-3 मेरे साथ में गए थे, उन लोग तो मेरे साथ ही गए थे। 7 तारीख को बोला है कि ऐसे ऐसे आपको अगला दिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिन मेरे को बोला कोविड है, और कोविड का जो रिपोर्ट है वो 3 तारीख को, अगर मेरा भाई को कोविड होता है तो मैं एडमिट क्यों कराता हूँ? और आप नितेश जी आपने बिना रिपोर्ट के उन्हें कोविड डिटेक्ट भी कर दिया। आप उन्हें लंग्स की परेशानी के लिए उनका इलाज भी दे रहे थे, रेमडेसिविर आपने इंजेक्शन भी लिखवा दिया, सब कुछ करवा दिया। सर जी देखिए, बिना तथ्य के कुछ भी मत बोलिए। कोई भी चैनल से आप बोल रहे हैं। मैं न्यूज़ 11 से बोल रहा हूँ। मैं न्यूज़ 11 से बोल रहा हूँ। आए मेरे पास, मैं आपको सारे तथ्य बता दूंगा। ऐसे हवा में मत बात कीजिए बीच में कभी भी फोन उठा के कि पहले आइए डिस्कस कीजिए क्या केस है, मैं सब उसका जस्टिफिकेशन दूंगा। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं सर कि मतलब तो ऐसे आप फोन पे पूछिएगा बिना डॉक्यूमेंट देखे। मेरे अस्पताल में 30 पेशेंट रोज एडमिट रहते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ, हमारे रिपोर्टर जब डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं तो आपको फुर हो जाते हैं सर, और उसके बाद फिर आप हमारे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं। टकसाल बना रखा है आपने, लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप नितेश जी। आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, आम लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं। आपका काम है जवाब देना, आप जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा जवाब? कागज लाइए, आइए मेरे पास जवाब देता हूँ। फोन पे कोई जवाब नहीं होता। क्यों फोन पे जवाब नहीं होता? फोन पे बात नहीं होती। हमारा रिपोर्टर गया था और आप बूम देख करके और भाग गए, और आप बोल रहे हैं कि जवाब नहीं दे रहे। कौन सा रिपोर्टर आया था, कब आया था बताइए। आयुष गए थे आपके पास, आयुष आपको लगातार फोन भी लगा रहे हैं। आपने फोन स्विच ऑफ कर रखा था नितेश जी। जी कोई फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ, 2 बार रिंग होके कट गया, उसके बाद फोन नहीं आया मेरे पास। आयुष का फोन आया था, आपको पता है? कोई फोन नहीं आया था मेरे पास, फोन आके रिंग कट गया। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि 2 बार रिंग होकर के कट गया है? अरे तो बात ही नहीं हो पाई मेरी, तो मैं क्या बोलूं? तो आपने जहमत भी नहीं उठाई? हो पाई उनसे। अच्छा, आपने जहमत भी नहीं उठाई इसको लेकर के? सर जी मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक तो कुल मिलाकर नितेश भाई चलिए एक बार आप ठंडे हो जाइए। मैं एकदम प्यार से ये बात, होने की बात नहीं देखिए, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको सुन रही है। नितेश भाई सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं, आपका कैसे, जब कुछ भी बोल देंगे अब मैं सुनता कुछ भी क्या बोल रहा हूँ भाई? सामने पीड़ित जुड़े हुए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं 7 तारीख को वो एडमिट होते हैं, 3 तारीख की आप रिपोर्ट दे रहे हैं, आपके पास रिपोर्ट नहीं है, आप उनको कोविड के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। पीड़ित को लेके मेरे पास आइए, मैं सब जवाब दूंगा। चलिए, पीड़ित को लेकर के हमारा रिपोर्टर आपके पास आएगा और कल आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नितेश भाई, प्लीज आइए। चलिए, ओके। तो श्रीनिवास जी कल आप इनके पास जाएंगे। आपने सारी बातें सुनी है, ये तो हमारे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं। चलिए नितेश भाई, भूल चूक माफ हो। अगर आप गुस्सा हैं तो चलिए गुस्सा थूक दीजिए, मुस्कुराइए। देखिए, हम और आप दोनों आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। श्रीनिवास भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास जी, गुस्सा देख लिया आपने, क्या आप कल जाएंगे? हमारा संवाददाता आपके साथ जाएगा। सच्चाई की जीत है, और क्या है इसमें? तो जो है वो सामने है।
हाँ कोई बात नहीं है, इन्हें लगता है कि भाई इनको कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन कल एक बार आप हमारे रिपोर्टर के साथ जाएंगे और हम इस सच्चाई को बुलाएंगे, मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बिल्कुल हम इसके तह तक जाएंगे। इनको ऐसे लूटने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना। सर आम आदमी हम जैसे गरीबों का क्या होगा, क्या इस देश न्यूज के? 11 भारत है ना सर, झारखंड का अपना चैनल है, आपकी आवाज हम है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। भाई देखिए, नितेश जी ने तो मुझे डांट दिया, ठीक है, वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप जहां आइएगा मैं वहां आने को तैयार हूं, तो कल का इंतजार कीजिए, हमारे संवाददाता को हम भेजेंगे। लेकिन अब तक जो चीज सामने आ रही है, आप सोचिए कि 7 तारीख को एक मरीज एडमिट होता है, 3 तारीख की उसे रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट नेगेटिव है, और इस बीच में उन्हें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो ढूंढने के लिए परिजनों को बोल दिया जाता है। वो सब जगह ढूंढ के भी आते हैं, खैर वो तो नहीं मिल रही है। कोविड का ट्रीटमेंट दिया जाता है, कहा जाता है कि भाई लंग्स में इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत है, इनके लंग्स गड़बड़ हो चुके हैं, ऑक्सीजन चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये करो वो करो, सारी चीजें। तो आप समझ रहे हैं ना, बस समझिए इसे कि क्यों जरूरी है निजी अस्पतालों पर नकेल। आप इसे देखिए, यह देखना बेहद जरूरी है। ईमानदार सचिव साहब, आपका भी यह देखना बेहद जरूरी है, और मेहनती स्वास्थ्य मंत्री जी, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपका भी यह देखना बेहद जरूरी है। देखिए, मैं एक बहुत मामूली सा एंकर हूं, ये अस्पताल वाले मुझे डांट देते हैं, फटकार देते हैं, लेकिन आप तो मंत्री हैं, आप तो ईमानदार सचिव साहब हैं, आप जो चाहेंगे वो होगा सर। एक आम आदमी को फरियाद करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ये आप तय कर लीजिए, ये आप देख लीजिए। हमारा काम है, जहां पर गड़बड़ी हो रही है हम आपके सामने लेकर के आएंगे, एक्शन लेना आपका काम है। एक्शन लेना पड़ेगा सर, कम से कम जांच कीजिए, जांच कीजिए सर, बहुत जरूरी है, जांच कीजिए। देखिए, न्यूज 11 भारत खबर दिखाता है, ताल ठोक के दिखाता है, खम ठोक के दिखाता है। हमने कल दिखाई थी खबर कि अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है। हमने दिखाई थी कि भाई शमशान घाटों पर लाइन लगी पड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज किए, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा, कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपने सच्चाई दिखाई है, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप लोगों को डरा रहे हैं। संभव है, संभव है, लोकतंत्र है, सबको अपने व्यूज रखने का अधिकार है। हमें जो लगा कि आपको दिखाना चाहिए, हमने वो दिखाया, ठीक उसी तरीके से दिखाया जैसा आपको दिखाना था, हमने दिखाया। संभव है आपको डर लगा हो, संभव है कि आपको लगा हो कि नहीं ये सच्चाई है, ये सच्चाई दिखा रहा है। हमने सारी चीजें दिखाई आपको। तो किसी भी चीज को देखने का आपका अपना अपना तरीका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये एक साजिश है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई मास्क मत लगाइए, कुछ मत करिए, और कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि क्या बंगाल में कोरोना नहीं है, क्या मधुपुर में कोरोना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन से जाकर के सवाल क्यों नहीं पूछते, हिम्मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछते, हिम्मत नहीं है। सर मेरे पास बहुत हिम्मत है, मैं तो हेमंत सोरेन जी से भी पूछ रहा हूं, और मैं नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछ रहा हूं। यह सवाल पूछना कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, जैसे हमारे ईमानदार सचिव साहब को लग जाता है। खैर, हमने अस्पतालों की खबर दिखाई कि भाई देखिए बेड कम है, बेड कम है, बेड कम है, और मैं शुक्रिया करता हूं झारखंड सरकार का, झारखंड सरकार ने इसे लेकर के फैसला लिया। न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ। असर यह हुआ कि भाई अस्पतालों में पहले निर्देश था कि 25% बेड ही आरक्षित रहेंगे कोरोना के लिए प्राइवेट अस्पतालों में, लेकिन अब झारखंड के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% बेड कोरोना के लिए आरक्षित होंगे। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इसका निर्णय लिया है, और हम इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं। इतना ही नहीं, आपको हम बता दें कि हमारी खबर का असर यह है, हमने दिखाया कि भाई निजी अस्पताल मनमानी ना करें। आपने कह दिया 50%, लेकिन 50% बेड अगर ना हुआ तो क्या? तो राज्य सरकार ने इसके लिए संयुक्त सचिवों की एक लिस्ट तैयार की है। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। ये निजी अस्पतालों पर नकेल रखेंगे, नजर रखेंगे, ये रखेंगे कि कोई अस्पताल ज्यादा फीस तो नहीं ले रहा, कोई अस्पताल जबरदस्ती ज्यादा महंगे बेड तो नहीं बेच रहा, बेडों का सौदा तो नहीं कर रहा। हमारी खबर का असर दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज 11 भारत ने दिखाई थी निजी अस्पतालों की मनमानी। हमने दिखाया था कैसे निजी अस्पतालों में कोविड के लिए बेड नहीं है। हमारी खबर पर सरकार ने लिया संज्ञान। निजी अस्पतालों पर सरकार ने कसी नकेल। अब निजी अस्पतालों में 50% बेड कोविड के लिए आरक्षित।
यानी हर निजी अस्पताल में आधे बेड कोरोना मरीजों के लिए। तो अब झारखंड में कोरोना मरीजों के लिए बेड की नहीं होगी कमी। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इस आंकड़े को 75% भी कर सकती है। तो अब निजी अस्पताल आपसे मनमानी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सरकार निजी अस्पतालों पर बहुत करीब से नजर रख रही है। सरकार ने संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारियों की लिस्ट तैयार की है। इनका काम निजी अस्पतालों पर नजर रखना होगा। हर निजी अस्पताल पर ये नोडल अधिकारी नजर रखेंगे। अगर अस्पताल ज्यादा पैसे मांग रहा है, अगर अस्पताल बेड नहीं दे रहा है, अगर अस्पताल में ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, अगर अस्पताल कोविड गाइडलाइन नहीं मान रहा है, अगर अस्पताल सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है, तो ये नोडल ऑफिसर उन अस्पतालों पर नकेल कसेंगे। आपकी समस्या हमने दिखाई, सरकार ने आपकी समस्या पर फैसला लिया। इसलिए हम कहते हैं, न्यूज़ 11 भारत ही झारखंड का अपना चैनल है, क्योंकि सच है तो दिखेगा। न्यूज़ तो इतना ही नहीं है, हमारी खबर का और भी असर हुआ है। हमने कहा था ना, अभी हमने आपको दिखाया कि भाई बेड कम है। अब हम आपको बता दें कि रिम्स को 50 वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड मिल चुके हैं। जी हाँ, यानी 50 बेड का इजाफा और हो गया। और आपको बता दूं कि देर रात तक लगभग 250 बेड सदर अस्पताल में भी मिल जाएंगे, यानी 300 बेडों का इजाफा हो गया। तो कुल मिलाकर के देखिए, सरकार को जो करना है वो कर रही है। आप हर बात में सरकार को कोस नहीं सकते, हर बात के लिए आप सरकार को दोषी नहीं दे सकते। सरकार का एक अपना प्रोसेस होता है, आप समझते हैं इस बात को, आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं कहता हूं कि भाई आप ऑफिस से थके मांदे घर जाते हैं, अचानक से आपकी पत्नी बोलती कि भाई आटा खत्म हो गया, आज रोटी तो नहीं बन पाएगी। तो उसमें 15 मिनट तो लगते हैं ना। बाजार जाते हैं आप, दौड़ करके आटा खरीदते हैं। तो उसमें दो व्यवस्था है। अगर आपके जेब में उस वक्त पैसे हो तो आप सीधे 5 किलो का बोरा खरीद के ले आएंगे, 10 किलो का, 1 क्विंटल का बोरा। अगर नहीं है पैसे तो आप 1 किलो आटा ले आएंगे कि भाई अभी की रोटी बना लो, फिर बात की बाद में देखेंगे। तो हमारी सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है। यहां बैठ करके सरकार पर सवाल खड़े करना ही सिर्फ मेरा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम जहां तक हो सके उनकी मदद भी करें। शासन और प्रशासन हमारे लिए है, तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? उसके लिए हमें मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, रिम्स में 50 वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड मिल चुके हैं। अच्छा, हमारे पास अभी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम सीधा रुक करते हैं एक बार सत्यव्रत किरण का, जो रिम्स में मौजूद हैं। सत्यव्रत, देखिए, यहां हम सिर्फ सवाल खड़े करने के लिए नहीं मौजूद हैं। अभी हमने देखा कि भाई पारस अस्पताल की करतूत दिखाए हमने दर्शकों को कि एक मरीज है, 7 तारीख को वो एडमिट होता है, उसके अपने भाई को एडमिट करता है। वो बोला जाता है कि भाई कोरोना के सिम्टम्स है, उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दौड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई उसको लंग्स में दिक्कत है, ऑक्सीजन चढ़ा दिया जाता है, पानी चढ़ा दिया जाता है, जो भी है। 3-4 दिन, जितने भी दिन एडमिट रहा, 63,000 का बिल भी ठोक दिया जाता है। और फिर जब वो जिद करता है कि भाई आप मुझे रिपोर्ट दीजिए, वो रिपोर्ट मिलती है। अब जो मरीज 7 तारीख को एडमिट हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है वो 3 तारीख की है, और उसमें उसे कोरोना निगेटिव बताया जा रहा है। हमने अस्पताल के प्रबंधन से बात की तो नितेश जी हैं वहां पर, वो उल्टा हमें ही डांट रहे हैं, पारस अस्पताल वाले। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे ही किसी को फोन लगा करके और पूछने लगिएगा, आप मरीज को लेकर के आइए, कागजों के साथ आइए, मैं देखूंगा फिर बताऊंगा। अरे हुजूर, सब कुछ सामने है। तो ये निजी अस्पतालों पर नकेल बहुत जरूरी है। सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक कि निजी अस्पतालों पर नकेल जरूरी है और लगातार स्वास्थ्य विभाग को जरूरत है कि ऐसे अस्पतालों की मनमानी को रोका जा सके, गाइडलाइन तैयार किया जा सके। आज जिस तरह से राज्य सरकार का जो फैसला आया, जो राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है, निजी अस्पतालों को जो आदेश दिया है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया जो ये कदम है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है
अभिषेक राज्य में, वैसे में निजी अस्पतालों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और समाज के प्रति उनका जो दायित्व है उसे पूरा करने की जरूरत है। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है कि वैसे निजी अस्पताल जिनके पास पहले करीब 25% जो बेड हैं वो कोविड के लिए आरक्षित रखे गए थे, कोविड मरीजों का इलाज किया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यानी कि जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, हम लगातार मुहिम के माध्यम से लोगों को यह खबर दिखा रहे हैं कि लोग अस्पताल के दहलीज पर पहुंच रहे हैं और उनका घंटों जो है इलाज नहीं हो पा रहा है, एम्बुलेंस में पड़े हैं। और वैसे में राज्य सरकार के द्वारा जो यह फैसला लिया गया है, निजी अस्पतालों में जो बेड की संख्या बढ़ाई गई है, वो कहीं ना कहीं इस कोरोना के महामारी में लड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है वो हथियार साबित होने वाला है। देखिए, अभी से कुछ घंटे पहले यह आदेश दिया गया है रिम्स प्रबंधन को, जो है वो 50 वेंटिलेटर जो है वो अवेलेबल कराया गया है। यानी कि लगातार रिम्स में जो वैसे क्रिटिकल मरीज आ रहे थे, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, कोरोना के संक्रमित थे, पुराने लंबे बीमारी से ग्रसित थे, लगातार वैसे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी और जैसे ही उनकी स्थिति और गड़बड़ होती थी उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती थी और लगातार वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही थी, जिसको लेकर राज्य सरकार ने रिम्स प्रबंधन को यह निर्देश दिया और 50 आईसीयू वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई। कहीं ना कहीं इससे जो लोग हैं उनकी जो लगातार मौत हो रही है उसमें कमी लाया जा सकेगा। अभिषेक, आपने सही कहा कि हम लोगों पर सवाल उठाते हैं, लगातार आरोप लगाते हैं, परिजनों का जो आरोप होता है वो दिखाते हैं। हमारे साथ अभी अरुण बर्नवाल धनबाद से जुड़े हुए हैं और रांची से हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार धनबाद का रुख करूंगा, अरुण बर्नवाल के पास मैं जाना चाहूंगा। अरुण जी, हमने लगातार खबर दिखाई थी कि भाई अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, कल भी आप लाइव में बोल भी रहे थे कि भाई अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए कम से कम ये है कि सरकार ने इसे लेकर के एक बड़ा फैसला लिया। हमारी खबर का असर भी हुआ, सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ये फैसला लिया कि भाई अब 50% बेड प्राइवेट अस्पतालों में मौजूद रहेंगे जो कि कोविड के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ये देखेगा कौन कि 50% बेड दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। और निजी अस्पतालों पर ये नकेल बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका मोटिव फिर प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर लोगों को परेशानी होने लगेगी। अरुण, देखिए अभिषेक, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा अधिक कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास ये पूरा आंकड़ा रहता है कि किस प्राइवेट नर्सिंग होम ने किसने कितने बेड के लिए परमिशन ले रखी है और उसमें कितने आईसीयू हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, सब कुछ सारा कुछ डाटा स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध रहता है। तो अब इस मामले में प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के साथ लेकर उसको इस बात को पूरा चौकसी रखना पड़ेगी कि मान लीजिए अगर किसी हॉस्पिटल में 100 बेड है और उसमें लगभग 10 या 15 आईसीयू है, तो उस बात का जिक्र वो कर रहा है कि नहीं। इससे मिलान करने के बाद जो 50% जो आज स्वास्थ्य सचिव ने जो निर्देश दिए हैं उसका वो कितना अनुपालन कर रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। तो ये देखिए कि ये जो आज जो स्वास्थ्य सचिव ने जो एक निर्देश दिया है सभी उपायुक्तों को, वही उसी के मद्देनज़र आज डीसी ने आज कहें तो शाम को कई निजी अस्पतालों का दौरा किया। इस दरमियान उन्होंने जो 3 जो पहले से जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए वार्ड अपना दे चुके थे, उसमें वहां जाकर उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत पूरे कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है सही से या नहीं, ये उन्होंने जांच किया। मरीजों से मिले, मरीजों के परिजनों से मिले, डॉक्टरों की टीम से मिले। तो कहें तो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से अपने आप को कहें तो खास करके धनबाद का जिला प्रशासन स्वास्थ्य के प्रति तो काफ़ी कॉन्शियस दिख रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक बात का और आज फिर दावा किया कि उनके पास 82 आईसीयू समेत 910 बेड तैयार है और अभी तक जो एक्टिव केस है उसमें मात्र 485 है। तो उनके पास लगभग 450 से के करीब उनके पास बेड सरप्लस अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन और सरकार का जो निर्देश आया है उसके तहत सभी प्राइवेट नर्सिंग होमों को भी इस बात के लिए अलर्ट कर दिया गया है कि जल्द ही वो उनके भी 50% बेड वो अपने तैयार रखें, ताकि अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो फिर उनका उपयोग किया जा सके। जी बिल्कुल, मैं एक बार राजेश के पास आना चाहूँगा। राजेश जी, देखिए अरुण जी की बात बिल्कुल सही है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी भी है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए। लेकिन राजेश, मैं आपसे चर्चा दूसरी बात को लेकर के करूंगा कि क्या आज मुक्तिधाम की तस्वीरें बदली, आज भी कमोबेश स्थितियां वैसी ही थी?
नहीं, आज वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा था, चूंकि वहाँ पर किसी को भेजा नहीं गया था, क्योंकि लोगों को पता था कि जो गैस चालित, जहाँ तक कोरोना मरीज जो थे वो संक्रमित, जिनका निधन हुआ, जिनका शवदाह होना था, उन्हें वहाँ नहीं भेजा गया था, क्योंकि डायरेक्शंस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कि जो भी कोविड कैजुअलिटी है, जो भी उसके शिकार हैं, जो मृतक हैं, उनका दाह संस्कार मुक्ति धाम में गैस आधारित जो क्रेमेटोरियम है सब वहीं होना है। लेकिन कल का दृश्य कुछ और था, आज का दृश्य, चूंकि दोनों मशीनें बैठ गई हैं तो वहाँ जिला प्रशासन ने कल से ही भेजना बंद कर दिया था और कल ही व्यवस्था की गई थी कि वहाँ पे आप 12 शवों को एक सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया था घाघरा में, जो नदी किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, वहाँ पर लोगों को देर रात ले जाया गया। जो शव थे, जो एम्बुलेंस में घंटों पड़े हुए थे, सुबह से कई ऐसे मृतक के शव थे वो वहाँ पे पड़े हुए थे, उनके परिजन परेशान थे। हम लोगों ने ये आवाज़, ये सच्चाई दिखाई तो लोग, जिला प्रशासन के लोग सक्रिय हुए और तब अंततः यहाँ से लकड़ियाँ ले जाके वहाँ पर सामूहिक दाह संस्कार किया गया। तो ये आलम है, आज मुक्तिधाम में सन्नाटा था। हाँ, जो जनरल जो डेथ होती है उनके लोग जो थे, उनके परिजन वहाँ थे, लेकिन जो कोविड के द्वारा के कारण जो जिनकी मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार वहाँ नहीं हो रहा था। आज वहाँ पर दरवाज़ा बंद था। अब जब वहाँ पर मशीनें जब काम करने शुरू होंगी तो फिर वहाँ पर लोग जाएंगे, चूँकि प्रोटोकॉल के हिसाब से दाह संस्कार अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो कल का नज़ारा और आज का नज़ारा में अंतर था। आज लोग जो थे वो फिर घाघरा में ही इंतज़ाम किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, वहीं पर सामूहिक संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो है। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये व्यवस्था की है। चलिए, तो अभिषेक जी बिल्कुल, तो चलिए, कुल मिलाकर के आज तस्वीरें बदली हुई सी नजर आई। बहुत शुक्रिया अरुण आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया राजेश आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। सत्यव्रत, आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि सत्यव्रत आपके ही द्वारा एक और तस्वीर हम अभी दर्शकों को दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि भैया टेस्ट करवाएं तो कौन सा करवाएं, किसी टेस्ट पे तो भरोसा भी नहीं रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब एक बहुत बड़े सवाल पर चर्चा होगी। देखिए, कोविड टेस्ट के लिए सबसे विश्वसनीय RT-PCR टेस्ट को माना जाता है, लेकिन रांची में जिस तरह से पिछले कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें लक्षण होने के बावजूद मरीज इस टेस्ट में नेगेटिव आए हैं, अब ये चिंता बढ़ा रहा है। क्योंकि भाई अगर इस टेस्ट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो फिर आखिर कौन सा टेस्ट करवाया जाए। एक रिपोर्ट देखिए। RT-PCR भी गलत नतीजे दे रहा, तो आखिर कौन से टेस्ट पर करें भरोसा। लक्षण के बावजूद नेगेटिव दिखा रहा RT-PCR, वहीं उसी मरीज के सिटी स्कैन में फेफड़ों में संक्रमण नजर आ रहा। अब क्या करें हम? कोरोना के लिए सबसे भरोसेमंद टेस्ट RT-PCR टेस्ट को कहा जा रहा था, लेकिन अब तो इसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें सारे लक्षण होते हुए भी उनकी रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आई, लेकिन जब उनका सिटी स्कैन हुआ तो फेफड़ों में संक्रमण नजर आया। खुद रांची के सिविल सर्जन भी हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हम लोग को लग तो रहा है जरूर ऐसा, तो जरूरत पड़ने पर जैसा डायरेक्शंस होगा तो हम लोग कुछ सैंपल्स को भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे आप लोग? ये वायरोलॉजी सेंटर से पुणे में है और शायद कलकत्ता में भी है। वही रिम्स के लैबोरेटरी इंचार्ज बताते हैं कि टेस्ट हमेशा गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। अगर टेस्ट गलत तरीके से होगा तो रिजल्ट सही कैसे आ सकता है? ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि नहीं पकड़ पा रहा है। ये सारे अप्रूव्ड ICMR अप्रूव्ड किट हैं, उसी से हम जांच करते हैं और पूरे हमारे देश में साइंटिस्ट बैठे हुए वो देखते रहते हैं कि कौन सा किट अच्छा काम कर रहा है, तभी उसको लाइसेंस देता है सरकार। और जब लाइसेंस देता है सरकार तभी जो हमारे गवर्नमेंट है उसको प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है। ये कोई कहते हैं कि HRCT में कोरोना का लक्षण दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि CT जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। मतलब कि वैसे हो सकता है कि किसी और ब्रोंकोनिमोनिया में हो, किसी और में भी
वैसे लक्षण दिखते हैं। जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस किसी को कह देंगे तो डायरेक्टली ट्यूबरकुलोसिस सजेस्टिव होता है। कोरोना टेस्ट को लेकर पहले भी कई तरह के संदेह उत्पन्न हो चुके हैं। पहले तो रिपोर्ट आने में देरी से लोग परेशान थे और अब जो रिपोर्ट आ भी रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो लोगों को चिंता करने पर मजबूर कर रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सत्यव्रत, आपसे इसी पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे विश्वसनीय बताया गया कि आरटीपीसीआर का ये जो टेस्ट होता है ये होता है। अब इसमें दो बातें सामने आ रही हैं कि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जहां पर कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट गड़बड़ थी, क्योंकि सीटी स्कैन में है कि फेफड़ों में संक्रमण है, सारे लक्षण भी हैं, तो वो आदमी पॉजिटिव था लेकिन आरटीपीसीआर ने उसे नेगेटिव बताया। अब जब हम उसे ध्यान से देखते हैं तो दो बातें आती हैं, या तो आरटीपीसीआर की ये रिपोर्ट गड़बड़ आई है या फिर ढंग से टेस्ट किया ही नहीं गया। जैसा कि डॉक्टर प्रदीप बता रहे हैं कि भाई आप अगर जो प्रॉपर गाइडलाइन उसके हिसाब से टेस्ट नहीं कीजिएगा तो टेस्ट के नतीजे तो प्रॉपर आएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता की बात है कि फिर आदमी किस टेस्ट के लिए जाएगा। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, अभिषेक आपने। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना के जांच के लिए 3 जो है वो उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से, जो कि महज कुछ मिनटों में ही रिपोर्ट दे देता है कि आप कोरोना के निगेटिव हैं या पॉजिटिव, उसके माध्यम से कोविड का जांच किया जाता है। दूसरा जो माध्यम है वो जो है वो ट्रूनेट है। ट्रूनेट के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं, जल्द से जल्द पता कर सकते हैं कुछ घंटों में कि कोविड रिपोर्ट निगेटिव है या पॉजिटिव। लेकिन इन सभी से बढ़कर जो विश्वसनीय माना जाता है वो है आरटीपीसीआर मशीन, यानी कि रियल टाइम पीसीआर मशीन, जो कोविड के जांच के लिए भले ही उसमें कई समय लगते हैं, कई घंटे लगते हैं, लेकिन उसकी जो विश्वसनीयता है वो सबसे ज्यादा कारगर है और आईसीएमआर जो है वो इसे रिकॉग्नाइज करता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट, जैसा आप बता रहे थे कि निगेटिव पाया गया और वहीं एचआरसीटी में जो है वो संक्रमण पाया गया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर सही तरीके से सैंपलिंग नहीं लिया जाए, यानी कि जो कोरोना का जो नमूना है उसे अगर सही तरह से नहीं निकाला जाए, नाक के माध्यम से और मुंह में जो लार होता है उसके माध्यम से सैंपल निकाले जाते हैं, अगर वो सैंपलिंग सही से नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसका जांच करेंगे तो वो रिपोर्ट आपको निगेटिव बताएगा। कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है सैंपलिंग, और यही कारण है कि आईसीएमआर के द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी किए जाते हैं कि कैसे किस व्यक्ति का सैंपलिंग करना है, उस सैंपल को कैसे जो है उसका टेस्ट करना है। और यही कारण है कि आईसीएमआर के गाइडलाइन और डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के तहत जो है एक और बड़ी खबर देखिए, एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं, अच्छी खबर बता रहे हैं कि भाई रिम्स में जो डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, आपने ही बहुत प्रमुखता से दिखाया था सत्यव्रत, इन मुद्दों को आपने ही उठाया, आपने दिखाया कि देखिए कैसे रिम्स में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और अब उन डेड बॉडीज को मुकाम तक पहुंचाने की व्यवस्था हो चुकी है। सुबह में 7 से 8 जो बॉडीज पड़ी हुई थी उनकी व्यवस्था हुई और अब जो बची हुई बॉडीज थी, आपकी मेहनत रंग ला रही है, न्यूज़ 11 भारत की मेहनत रंग ला रही है और बची हुई बॉडीज को डिस्पोज करने का, उनका बकायदा अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था, यानी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में रखे हुए 8 और शवों को रवाना कर दिया गया है। दोपहर में 7 शव और शाम को 8 शवों का अंतिम संस्कार हो गया। तो कुल मिलाकर के देखिए ये एक अच्छी खबर है, हमने एक पहल की है और रिम्स और जिला प्रशासन के सहयोग से अब 15 शवों को उनके अंतिम सफर पर भेज दिया गया। तो न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और मैं तो कहूंगा कि भाई सत्यव्रत किरण ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। तो अब सत्यव्रत कैसा लग रहा है? बहुत सुकून सा एक लग रहा होगा कि हमने आम लोगों की जीवित तो जीवित चलिए, कम से कम मरे हुए लोगों की उनकी अंतिम यात्रा पर थोड़ी मदद की। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सुकून लगता है जब आप अपने व्यवसाय के साथ, अपने जर्नलिज्म के साथ अगर किसी को मदद पहुंचाते हैं। और अभिषेक, जिस तरह से आपने कहा कि न्यूज़ 11 भारत क्यों आम लोगों की आवाज है, क्यों लोगों का सबसे पसंदीदा चैनल है, झारखंड बिहार का नंबर 1 चैनल है, इसके पीछे कारण यही है कि हम खबरें नहीं दिखाते बल्कि एक मुहिम बनाते हैं। खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है बल्कि लोगों के समस्या का समाधान हो जाए, वो मकसद है न्यूज़ 11 भारत का। आप याद कीजिए अभिषेक कि कल इसी वक्त हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। हमारे जो सहयोगी हैं राजेश वो मुक्ति धाम में थे और उस वक्त से लगातार वो दिखा रहे थे कि कैसे
दोपहर से ही जो है वो पार्थिव शरीर जो है वो एम्बुलेंस में पड़ा था और मुक्तिधाम में जो है वो विद्युत सौदागिरी खराब होने के कारण उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। देर रात करीब 10 बजे के आसपास जो शव थे उसे घाघरा नदी ले जाया गया और उसका अंतिम संस्कार हुआ। आज सुबह हमने खबर दिखाया कि किस तरह से 72 घंटे से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में जो कोरोना के पॉजिटिव पार्थिव शरीर है वो पड़े हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। खबर का असर हुआ, जिला प्रशासन की नींद खुली, रिम्स प्रबंधन जागा और उसके बाद दोपहर में करीब 7 कोरोना के पार्थिव शव को रिम्स के एम्बुलेंस के माध्यम से उसी नामकुम के घाघरा स्थित ले जाया गया और वहां उन सभी का अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और देखिए शाम के करीब 8 और कोरोना के पॉजिटिव, यानी अगर अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें अभिषेक, तो रिम्स के कोविड वार्ड में कोई भी पार्थिव शरीर फिलहाल ऐसा नहीं पड़ा है जो कि अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा होगा। यानी कि जिला प्रशासन और रिम्स प्रबंधन के सहयोग से उन सभी पार्थिव शरीरों का अंतिम। एक और बात बता दें कि देखिए ये जो खबर हमने दिखाई है, तो अब जिला प्रशासन जो वो हरमू मुक्तिधाम पहुंच रहा है, रांची के उपायुक्त भी हम हरमू मुक्तिधाम पहुंचने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और ये बातचीत हुई हमारी, और चलिए ये मुहिम रंग ला रही है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण आपका। हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। एक बार रुक करूंगा मैं प्रभात का। देखिए प्रभात, बहुत सुकून मिलता है जब हम लोगों की समस्या दिखाते हैं। लोग हमसे कह रहे थे कि भाई देखिए अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा। हमें ये लगा कि सरकार को ये सजेशन दिया जाए कि जो आपने 25% किया इससे 50% कीजिए, कि प्राइवेट अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए हो, क्योंकि अभी पैंडेमिक कोविड है। बाकी मरीजों का तो आंख का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, ये थोड़ा इंतजार कर सकता है। एक बार इस कोविड पीरियड से हम जूझ गए। तो अब जरूरत यह है कि निजी अस्पतालों पर नकेल कसी जानी चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कि जमशेदपुर के एक निजी अस्पताल पर सिविल सर्जन ने नकेल कसा था, और ऐसे ही बाकी अस्पतालों पर जो निजी अस्पताल हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के साथ अगर काम करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर नकेल बहुत जरूरी हो जाती है। प्रभात। बिल्कुल भारती, देखिए जिस तरीके से जो निजी अस्पताल की जो मनमानी रवैया था पिछले कोविड के दौरान, उस समय के उपायुक्त ने नकेल कसा था, और उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में सरकार का आदेश था कि 50% बेड आपको उसके लिए रखना है। तो बहुत से हॉस्पिटल ने अपनी पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन जो 1-2 हॉस्पिटल था जो जिसको लेकर वो उपायुक्त वहाँ निरीक्षण भी करने गए थे, तो उपायुक्त ने कड़े शब्दों में कहा था और उसके बाद दूसरे दिन तैयार हुई थी। अभी सरकार का फिर से आदेश आया कि 50% आपको बेड कोविड के लिए रखना है। हालांकि अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो टाटा मोटर्स और टाटा हॉस्पिटल जो है, टाटा मेन हॉस्पिटल, वो पहले से कोविड के लिए 300 बेड और टाटा मोटर्स में 150 बेड की व्यवस्था कर रखी है। और अब वहां पे स्थिति ये हो गई है भारती की अब वहां बेड फुल हो चुका है। तो इसलिए सरकार ने जो अभी निर्णय लिया है कि जो प्राइवेट अस्पताल है, जो नर्सिंग होम चल रहा है, उसमें 50% करने की, तो जिला प्रशासन ने आज से ही कवायद शुरू कर दी। और यहाँ टाटा जो मेडिका अस्पताल तो पिछले दिनों विवादों में रहकर वो बंद हो गया था, उसे फिर से मणिपाल से बात कर उसे कोविड हॉस्पिटल में परिवर्तित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और जो निजी अस्पताल है जैसे लाइफ लाइन है, उमा अस्पताल है, ये हॉस्पिटलों को भी सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा आदेश दे दिया गया है कि आपको 50% कोविड पेशेंट के लिए रखना। चूंकि टाटा मोटर्स और टाटा मेन अस्पताल में बेड फुल हो गई है, और अभी फिलहाल जो सरकारी अस्पताल है एमजीएम, वहाँ पे अभी करीब 10 या 15 बेड बचे हुए हैं, जो वो भी आने वाले दिनों में फिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो फैसला है, और न्यूज़ 11 भारत ने यह मुहिम छेड़ा था कि इसको परसेंटेज बढ़ाया जाए, और वो कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हुआ और सरकार ने एक आदेश भी निकाला। लेकिन यहाँ पे जो निजी अस्पताल है वहाँ जो मैंने बताया, जितने उमा हॉस्पिटल है या नर्सिंग लाइफ लाइन है, इन अस्पतालों को भी आदेश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द आप तैयारी कर ले, और वेंटिलेशन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रखना है, ताकि जो रफ्तार बढ़ रही है जमशेदपुर में कोविड मरीजों की, रांची के बाद सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो जमशेदपुर में ही कोविड पेशेंट सामने आ रहे हैं और लगातार सामने आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है भारती की शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं, ना कि देहाती क्षेत्र से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोविड का कहर देखा जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम में ऐसे भी लास्ट अगर हम 2020 की बात करें तो 1-1.5 महीने तक एक भी पेशेंट नहीं था, लेकिन जब पेशेंट आना शुरू हुआ तो लगातार रिकॉर्ड पेशेंट सामने आए और मौतें भी काफ़ी हुई। सरकार का यह फैसला काफ़ी रंग लाया है, और कहीं ना कहीं जो बेड की कमी हो रही थी वो अब आने वाले दिनों में नहीं होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले ये तय कर रखा था कि 1200 बेड की हमने व्यवस्था करी, फिलहाल 600 बेड जो चल रहा था वो करीब फिल हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में जो प्राइवेट अस्पताल को जो निर्देश दिया गया वो
काफ़ी रहेगा ये यहाँ के रहने के लिए। लेकिन हम ये स्थिति उत्पन्न ही ना होने दे भारतीय। अगर हमको अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना है तो मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें, तब जाकर हम इससे बच पाएंगे और इससे लड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में तो समझदारी दिख रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में समझदारी नहीं दिख रही है भारतीय। अभी भी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। लोगों को समझना होगा अगर इस बीमारी से, क्योंकि ये पूरे अगर हम होना चाहिए, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। प्रभात, चलिए एक बार हम मधुपुर चलते हैं। न्यूज 11 भारत के संपादक अनूप सोनू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, देखिए आज बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी कामयाबी ऐसे मिली है कि आप वहां पर खड़े हैं, मैं यहां पर बैठा हूं, हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों की जो परेशानियां सामने आ रही हैं, उन परेशानियों को हम सरकार के सामने रखें। आपको याद होगा कि कल इसी वक्त हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई मुक्तिधाम में शवों की लाइन लगी पड़ी है, रिम्स में शवों की लाइन लगी पड़ी है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, और जिसका नतीजा यह हुआ कि देखिए सरकार को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। जो पहले 25% अस्पताल में बेड थे, वो अब 50% हो गए। सरकार की तरफ से ये फैसला है, और ये मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि ये न्यूज 11 भारत की कामयाबी है। अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिम्स में 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था हो चुकी है। सदर अस्पताल में 200 से 250 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के 2 फ्लोर्स, जो टॉप 2 फ्लोर्स थे जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन थे, उन पर बेड्स की व्यवस्था हो चुकी है। देर रात तक वो मिल जाएंगे। मुक्तिधाम बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। उपायुक्त वहां किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं निरीक्षण के लिए कि भाई क्या हुआ है, नहीं हुआ है। रिम्स में आज 15 के आसपास में शवों को उनके अंतिम सफर पर रवाना कर दिया गया है। ये भी हमारी कामयाबी है। और इन तमाम कामयाबियों को जब एक फ्रेम में देखते हैं तो गर्व होता है कि हाँ, हम मीडिया कर्मी हैं, कोई हमें कहे या ना कहे, लेकिन आप, हम सब लोग कोरोना वॉरियर्स हैं। अनूप जी, बिल्कुल हम कोरोना वॉरियर्स हैं। और कोरोना क्या, ऐसी कोई भी महामारी आई, ऐसी कोई भी विपदा आई, ऐसा कोई भी संकट आया, तो हम वॉरियर्स की तरह ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बनकर, जो हमें उपमा दी जाती है, हम बनकर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। एक आम इंसान की जो पीड़ा है वो सरकार तक, महकमे तक, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे, और वही हम कर रहे हैं। और इसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट पॉजिटिव अगर मिलता है, सकारात्मक मिलता है, तो थोड़ा सुकून मिलता है। हम मीडिया कर्मियों को और हाउसेस को कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ी यही चीज़ें जो होती हैं सुकून पहुंचाती हैं कि हमने मदद पहुंचाने की कोशिश की और वो मदद पहुंच गई। हमारी जो कोशिश थी, एक ज़रूरतमंद तक हमारी कोशिशें मंजिल बनकर और रिजल्ट बनकर पहुंचती हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं मधुपुर के अनुमंडल अस्पताल में। आप देख रहे होंगे भारतीय, अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर देवघर जी। हम जब यहाँ पर इन किए, हमने जब प्रवेश लिया यहाँ पर, 2-3 लोग कुर्सी पर बैठे थे, वो महिलाएं थी, कुर्सियों पर पैर फैलाकर वो बैठी हुई थी। बाकी सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ कोई नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक इंचार्ज ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात रांची में हैं, यहाँ नहीं है, और भगवान न करे कि यहाँ भी वैसे हालात हों, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पर ये ज़रूर हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब पूरे झारखंड में इस तरह से सरकार सख्ती बरत रही है, खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, अब फिर से गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, निर्देश जारी किए जा रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तो यहाँ के अस्पतालों में क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ सन्नाटा है। हमने पूछने की कोशिश भी की, यहाँ बेड है क्या कोरोना के लिए, कोई निर्देश ऐसा आया है? तो किसी को पता है तो वो बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरह पता नहीं है, आप ऊपर के लोगों से बात कर ले। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है, मधुपुर का ये अनुमंडलीय अस्पताल हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि जो आज निर्देश दिए गए हैं, आज कड़े फैसले लिए गए 50% बेड के, तो मेरा एक सवाल है वहाँ पर भारती, मेरा सवाल ये है कि किस चीज़ का 50%? 100 का 50% या 0 का 50%? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब शायद मुझे लगता है कि अगर मिल जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर 100 का 50%, तो रांची में अधिकतर, चूंकि मैं भुक्तभोगी हूं, पिछले 4 दिनों से एक फरियादी की फरियाद सुन के उसे बेड दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बेड नहीं मिल रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है
कि दो चार हम अस्पतालों का नाम नहीं लेंगे अपनी जुबान से, दो चार अस्पताल जो ऐसे हैं जहां पर इलाज हो सकता है सरकारी अस्पतालों के अलावा, निजी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूं, वहां 40-40 बेड्स की व्यवस्था है और 40 बेड बिल्कुल फुल हैं। इमरजेंसी में 5 से 7 मरीज जो है वो वेटिंग लिस्ट में हैं कि कोई एक मरीज कोरोना पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा तो उन्हें बेड मैसर होगा। देखिए कुछ हरकतें हो रही हैं पीछे, मैसर होगा। तो भारती, ये जानना बेहद जरूरी है कि अस्पतालों में पहले से जो नॉर्मल मरीज हैं, 100 बेड है, 50 पे नॉर्मल मरीज है और 50 बेड फुल है, तो अब ये बताया जाए कि अगर 10-20 बेड खाली कराने की नौबत आ जाएगी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से, तो क्या नॉर्मल मरीजों को हटा के ये जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल किया जाएगा? ये एक सवाल है, क्योंकि जितने भी निजी अस्पताल हैं मैक्सिमम में 100 बेड्स नहीं हैं, 50-60, किसी में 70, किसी में 80, यही बेड्स हैं। और जो बड़े अस्पताल हैं निजी अस्पताल, उसमें 40 बेड्स पहले से ही उन लोगों ने, और 10-10 बेड्स एक्स्ट्रा जब ये कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया, उस समय उन लोगों ने 10-10 और बेड्स, जैसा वो कहते हैं, किया। तो अब सवाल ये है कि उस 50% के निर्देश के बाद वो सुविधा पहुंचेगी कैसे? मरीज, ज्यादा से ज्यादा मरीज जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो कैसे जाएंगे? बहुत लॉजिकल सवाल आपने किया है, बहुत लॉजिकल आपने सवाल किया है, एक जेन्युइन सा सवाल किया जिसका जवाब जो है वो सरकार प्रशासन को ढूंढना चाहिए कि भाई जो मौजूदा मरीज हैं क्या उन्हें हटा करके और उसके बाद फिर बेड्स की व्यवस्था की जाएगी, या फिर इंतजार किया जाएगा कि वो जब तक डिस्चार्ज नहीं होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद फिर इन जो बेड्स हैं इनको कोविड बेड के लिए कन्वर्ट कर दिया जाएगा? बहुत लॉजिकल सवाल है सर। एक और जो सवाल है अनूप जी, ये सवाल ये है कि भाई एक मॉनिटरिंग व्यवस्था भी होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे फीडबैक सिस्टम जिसे कहते हैं, कि भाई अस्पताल, सरकार ने निर्देश जारी कर दिया पर इन निर्देशों की तामील कितनी हो रही है, अस्पताल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इसके लिए एक नोडल सिस्टम जनरेट होने की भी तो जरूरत महसूस होती है अनूप जी। बिल्कुल, नोडल सिस्टम के साथ साथ एक ताकतवर टास्क फोर्स की जरूरत है भारती जी। पहले उस टास्क फोर्स का निर्माण होना चाहिए, गठन होना चाहिए, जहां अगर कहीं विपदा है, अगर मैं हूं, मेरे यहां कोई मरीज आ गया और भर्ती कराने के पोजीशन में है, तो मैं फोन किसको करूं? हर एक आम आदमी के पास सारे अस्पतालों के नंबर्स नहीं होते हैं, आप भी जानते हैं। अगर होते हैं तो कुछ के लैंडलाइंस नंबर होते हैं, पर्सनल नंबर्स नहीं होते हैं। लैंडलाइन नंबर्स किसी के लगते हैं, किसी के नहीं लगते हैं। तो एक ऐसा टास्क फोर्स होना चाहिए कि अगर एक परिजन अपने मरीज को लेकर भटक रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले हमने ही दिखाया था कि सदर अस्पताल के सामने एक महिला का प्रसव कार में ही हो गया और वो घंटों सदर अस्पताल में खड़ी रही, उसका परिजन, उसका पति लेके खड़ा रहा, लेकिन उसे बेड मुहैया नहीं हुआ, या फिर प्रसूति जिस अस्पतालों की सुविधा के अंतर्गत होनी चाहिए वो नहीं हुई, कार में हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी परिजन अपने कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर भटक रहा है या उसे सूझ नहीं रहा है कि क्या करे, सबसे पहले उस टास्क फोर्स को फोन करे। अब जिस डिमांड के बारे में आप कह रहे हैं, जिस नोडल ऑफिसर की बात कर रहे हैं, नोडल टीम की बात कर रहे हैं, ये उसके बाद आता है कि अब वो टास्क फोर्स भी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी जिले में अस्पताल हैं उन अस्पतालों की फिजिकली वेरिफिकेशन होनी चाहिए पहले तो, कि एक्चुअल में बेड्स कितने हैं और कितने मरीज पहले से भरे हैं, चाहे कितने नॉर्मल मरीज हैं, कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। उसके बाद इसकी निगरानी होनी चाहिए और अस्पतालों से रिपोर्ट्स लेने चाहिए, कम से कम पेंडेमिक के टाइम में अभी जो हालात पैदा हुए हैं, हर रोज क्लोजिंग रिपोर्ट लेना चाहिए, हर शाम में क्लोजिंग रिपोर्ट लेना चाहिए और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें धंधा भी बहुत हो रहा है। बिल्कुल। मैं एक बार प्रभात के पास आना चाहूंगा, जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर में बेड्स की व्यवस्था जो है वो तो आपने बता दिया, लेकिन टेस्ट की व्यवस्था क्या है? क्या लोगों को रिपोर्ट्स मिल रहे हैं? चूंकि अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं कि सर मैंने आज से 15 दिन पहले, आज से मैंने 20 दिन पहले, आज से मैंने 7 दिन पहले, 8 दिन पहले टेस्ट करवाया था, हमें रिपोर्ट्स नहीं मिल रही हैं। तो क्या जमशेदपुर में भी कमोबेश स्थितियां ऐसी हैं?
बिल्कुल भारती, अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ भी कमोबेश यही स्थिति है। रिपोर्ट के लिए लोग थोड़ी परेशान हो रहे हैं, रिपोर्ट में थोड़ी आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि एनटीपीसीआर जो टेस्ट होता है वो 2 से 3 दिन लग जाता है। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में तो तुरंत मिल जा रहा है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी लेट हो रही है। इसको लेकर भी जिला प्रशासन ने थोड़ी तेजी दिखाई है। जो टेस्टिंग टीम है उसे कहा गया है कि जल्द से जल्द थोड़ा से आप लोग थोड़ा फास्ट काम कीजिए, ताकि ये रिपोर्ट जो है मालूम चल सके, ताकि वो अगर वो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव है तो उसे जल्दी बता के उसके लिए व्यवस्था की जाए, ताकि वो और जगह नहीं फैला सके। तो कहीं ना कहीं कहें तो जो टेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो जमशेदपुर में तो कल की अगर वनस्पति बात है, कल से एक अभियान चलाया गया है। जो रैंडम टेस्ट होता है वो शहर के 30 जगहों पे चलाया जा रहा है, और ताकि ये पता चल पाए कि जिस तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है कदमा, सोनारी, मानगो, इन जगहों पर आज भी कदमा के क्षेत्रों में बाजार में टेस्टिंग कराई गई, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चल सके सही में वो पॉजिटिव है तो उसके लिए व्यवस्था की जाए, ताकि उसको दूसरे लोगों तक वो संक्रमण ना फैले। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तो तैयारी कर रखी है, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं भारती कि हम ये नौबत आने ही नहीं दें, ताकि हमें टेस्ट कराना पड़े या फिर हमें किसी तरह का कोई सिम्टम है, हम अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये नौबत आने ही नहीं दिया जाए, ताकि अगर हमको केवल मास्क लगा के सामाजिक दूरी पालन करना है, अगर ये हम कर लेते हैं तो निश्चित है जो ये बातें चल रही है कि क्या फिर से लॉकडाउन होगा, जो 2020 में हम लोगों ने लॉकडाउन की स्थिति देखी थी वो स्थिति दोबारा ना आए। अगर उससे बचना है तो शहर के लोगों को, खासकर शहर की लोगों को इससे बचना होगा, इसको अपने आप को बचाना होगा। मगर आप अगर बाजारों में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाए, अगर नहीं लगाते हैं, नहीं बचते हैं तो जो रफ्तार पकड़ी है कोविड के मरीजों की पेशेंट में लगातार बढ़ोती है, और सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी उस तरीके से पॉजिटिव नहीं आ रहे जैसे पिछले साल आए थे। सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में, जैसे ये कहा जाता है कि शहर के लोग ज्यादा समझदार रहते हैं, लेकिन यहाँ समझदारी लोग नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि शहरी क्षेत्र से सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शहर के लोगों को एक समझदारी दिखानी चाहिए। अगर आपको लॉकडाउन नहीं देखना है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति धीरे धीरे ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह जो रफ्तार पकड़ आने वाले दिनों में ये बंद भी करना पड़े, क्योंकि जो चैन है वो तभी टूटेगा जब आप लॉक करोगे। बिल्कुल, चलिए, तो प्रभात बहुत शुक्रिया आपका, संपादक न्यूज़ 11 भारत अनूप सोनू जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ सत्यव्रत किरण भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया, और हमारे साथ राजेश जुड़े, अरुण बर्नवाल जुड़े, आप सबों का बहुत शुक्रिया। कोरोना के इस काल में कुछ लोग हैं जो तस्वीर बदलना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से हम दिखा रहे थे कि कैसे अव्यवस्था का आलम था। एक शख्स था जो पिछली बार जब कोरोना का कहर बरपा था तो रिम्स में उस शख्स ने मोर्चा संभाला हुआ था। उस शख्स का नाम है डॉक्टर देवेश। पिछले 4-5 दिनों से वो शख्स रिम्स से दूर थे, या यूं कहें कि भाई लोगों से दूर थे, लेकिन आज एक बार फिर से हमने देखा कि उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और अव्यवस्था को हटाते नजर आए। हमारा दिल किया है कि उनके जज्बे को हम सलाम करें, तो हमने सोचा कि न्यूज़ 11 भारत पर ही उनको काम करते हम आपको दिखाते हैं, और आप देखिए कि कैसे वो काम कर रहे थे। आपका भी मन करेगा कि ऐसे डॉक्टर को आप भी सैल्यूट करें। ऐसे ही लोगों के कारण डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। मरीजों को समझाते, उनकी परेशानी का हल करते ये रिम्स के डॉक्टर देवेश हैं। डॉक्टर देवेश वो शख्स हैं जिन्होंने रांची में पहले कोरोना केस को सबसे पहले हैंडल किया था और रांची में कोरोना के कहर को सबसे नजदीक से देखा था। लेकिन पिछले कुछ दिन से डॉक्टर देवेश रिम्स से दूर थे, लेकिन एक बार फिर रिम्स में उनकी वापसी हो गई और हमें उम्मीद भी लग गई कि शायद अब तस्वीर थोड़ी बदलेगी। इन्वॉल्व हो गया था, हमारे डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा हैं जो नोडल पर्सन है, वो पॉजिटिव हो गए थे, तो उनका काम मिल गया था। वो काम पूरा डेटा का था और उसके लिए मुझे बहुत बैठकर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। तो शायद मैं अपना स्क्रीनिंग क्लिनिक और यहाँ पर इस टाइम पे नहीं आ पाता था। मैं सुबह में आता था, राउंड लेके चला जाता था, टोटल नंबर ऑफ डेथ पेशेंट्स लिया, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स लिया, चला गया, और बाकी इंडिविजुअल पेशेंट्स का मैं डेटा मुझे व्हाट्सएप से आ जाता था। बट ये जो अभी थोड़ा सा कुछ मतलब लोगों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ है,
टेस्टिंग को लेकर या फिर रिपोर्ट्स को लेकर या फिर कुछ ट्रीटमेंट को लेके, मैनेजमेंट को लेके हो सकता है कि कल से मैं नगर निगम के सहयोग से कुछ सही हो जाए। और ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मैं 5 दिन में ये भांप नहीं पाया कि कैसे यहाँ पे 500 लोग का मैनेजमेंट हो रहा होगा। तो इसके लिए तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ मुझे लगता है, बट होपफुली। हमारा मकसद किसी का महिमा मंडन करना नहीं है, ना ही हमारा मकसद कभी भी रिम्स की खिल्ली उड़ाना रहा है। हम आज भी कहते हैं कि झारखंड की लाइफलाइन है रिम्स। दिक्कत संवादहीनता के कारण आती है। हम भी समझते हैं कि झारखंड के इस लाइफलाइन पर बोझ या यूं कहे प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो खाली जगह संवेदनहीनता के कारण बनती है, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर देवेश और उनके जैसे लोग इस जगह को भरते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। कोरोना है, मिलकर हरा देंगे हम, मुस्कुराते हुए ये जंग जीतेंगे। नमस्कार। सच है।